वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है, 712 वैकेंसी है। गवर्नमेंट जो है वैकेंसी वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करती जा रही है। 2014 में 1364 वैकेंसी थी, 2015 में 1164 वैकेंसी थी, 2016 में 1209 वैकेंसी थी, 2017 में 908 वैकेंसी थी, 2018 में 759 वैकेंसी थी, 2019 में थोड़ी सी बढ़ाई गई क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे तो उसको बढ़ाकर 896 कर दिया। उसके बाद में फिर से डिक्रीज हुई, 2020 में 796 सीधी 100 डिक्रीज हो गई और 2021 में अब 712 वैकेंसी आई है। तो यहां से आप लोग देखते हैं एक पैटर्न जो है वैकेंसी का लगभग आधी हो गई है 2014 से लेके अब तक का। तो देखिए आप लोगों की मेहनत इसका मतलब डबल हो गई है, ठीक है, क्योंकि सीट जो है वो आधी हो गई है तो मेहनत आप लोगों को डबल करनी पड़ेगी। तो अगर अब कहीं पर भी जरा सी भी कोई लापरवाही रही तो फिर आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर के लोग फॉर्म भरते हैं, अब उनमें से आप लोग क्या अपनी जगह बना पाते हैं? एक तो ये बात जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग को अपने माइंड में रखकर चलनी पड़ेगी कि आप लोग कहां पर एक तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर वे में अगर आप लोग अपने आप को सही तरीके से सारा सिलेबस वगैरह आप लोगों ने अच्छे से कवर कर रखा है, सारी चीजें अच्छे से चीजें आप लोगों ने टैकल कर रखी है, तो आप लोग सही अपना रिवीजन कर कर एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे सर अभी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया, तो यार फालतू में एग्जाम में जाकर ये देखना कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है, ये तो आप लोग दुनिया भर के टेस्ट पेपर वैसे ही पढ़े हुए हैं तो वहां से देख लो उठाकर उनको, इतने सारे टेस्ट पेपर तो हैं ऑलरेडी, पास्ट के यूपीएससी के पेपर देख लो चेक कर कर कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी रहती है, ठीक है। तो उसमें एग्जाम में जाकर बैठकर देखना और फिर वहां पर एग्जाम क्लियर ना होना तो वो कोई मुझे तरीका लगता नहीं है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन जिसकी अच्छी है, जो फिलहाल टेस्ट वगैरह दे रहे हैं और जिसके जो मार्क्स हैं लगभग 80 से 100 के बीच में जिसके मार्क्स चल रहे हैं, या फिर जिसके थोड़ा सा और कम भी है, मान लीजिए 70 के एयरफेयर में अगर मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास में लगभग 100 दिन है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस कर कर आप लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 70 से 80 के बीच में भी आ रहे हैं तो 10 20 से 30 नंबर जो है आसानी से आप लोग बढ़ाकर यहां पर ला सकते हैं, जो कि आसानी से कट ऑफ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और कट ऑफ क्लियर होते ही फिर क्या करना है, फिर मेंस लिखना है। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी आप लोग बेसिकली लेकर चलिए ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को एक ऐसा लगे कि हाँ यार चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। पर लेकिन उसके लिए अगर आप लोग पहले 6 घंटे पढ़ रहे थे तो कम से कम आप लोगों को अब अपना पढ़ने का जो टाइम है वो 8 से 10 या फिर 12 घंटे तक बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। तो इसलिए अपना सोना, एक्सरसाइज करना, सही खाना पीना उसको साइड में, उसको बेसिकली सही से फॉलो करके बाकी की सारी चीजें साइड में रख देनी है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो एक ये पेपर है, दूसरा आप लोगों को पता है ईपीएफओ का पेपर है 9 मई को। तो कोशिश ये करो कि पूरा प्रीलिम्स इस तरीके से तैयार करो कि ईपीएफओ तक आप लोगों की चीजें कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर आगे आप लोग प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। जैसे ईपीएफओ का पेपर हो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस रह जाए शानदार वाली और आसानी से आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो। तो मेहनत को अच्छी डायरेक्शन में लगाकर चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से सही से तरीके से आप लोग काम करके चलना है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, ये मैंने कई सारे बच्चों के कमेंट भी देखे कि सर जो रिवीजन की वीडियो है वो संडे में न लाकर सैटरडे में लेकर आ जाइए उसको, ठीक है, क्योंकि संडे में कई सारे एग्जाम होते हैं तो इसलिए सैटरडे में वीडियोस को लेकर आओ, ताकि अगर कोई एग्जाम भी देने जा रहा है तो एक दिन पहले उसको वो वीडियो मिल जाए और उससे उसका रिवीजन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो ये कई सारे कमेंट मुझे देखने को मिले। तो देखिए अब की बार मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी बचा हुआ है बहुत सारा कंटेंट लगाना मेरा, तो मैं ट्राई करूंगा। अगर अब की बार इसको नहीं कर पाया तो नेक्स्ट जो वीकेंड रहेगा उसमें हम लोग इसको कर लेंगे। बाकी आप लोगों का जो सजेशन हो इसके बारे में, जो हमारी पर मंथ की जो वीडियो आ रही है हर वीक में, उसके बारे में आप लोगों को कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ये बेसिकली मैंने जो आप लोगों के कमेंट पढ़े कई सारे, उसके बेस पर मैं आप लोगों को बातें बोल रहा हूं। आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, बताना जरूर। अगर आप लोग चाहते हैं कि सैटरडे में आनी चाहिए वो या फिर संडे में ही सही है तो उसको बताइएगा, क्योंकि हर संडे में कोई ना कोई एग्जाम होता है, ठीक है। इसी के साथ में टाइमिंग और बता दीजिएगा, अगर आप लोगों को टाइमिंग क्या सुटेबल लग रही है, अगर सैटरडे में भी उसको लेकर आना है तो टाइमिंग क्या चाहते हैं, पहले तो आना है या नहीं आना है, यस या फिर नो, और उसके सामने अपनी टाइमिंग बताइएगा, फिर उसी के बेस पर हम लोग डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा टेलीग्राम पर या कहीं पर भी, जो अगर ये जिस तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि अभी बहुत मेरा जो चीजें लगानी बची हुई हैं, अगर मैं उसको सैटरडे में लेकर आता हूं तो मुझे कई सारे काम और छोड़ने पड़ेंगे, देखता हूं कैसे उसको मैं मैनेज करता हूं, ठीक है। तो मेरी हेडक है, बाकी आप लोग अपना बताइएगा।
आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन ये है, यहाँ पर बालाबैक स्टेट जाकर इसको मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये वीडियो जो आती है ये मॉर्निंग में काहे की रहती है, तो जो नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको ये नहीं पता है। इसमें हम लोग देखिए अलग अलग न्यूज़पेपर के, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो हमारी पीआईबी वाली न्यूज होती है वहां पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ में उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखने के बाद में आप लोगों को नहीं लगेगा टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज डिटेल में कवर की जाती है। ठीक है, तो इन दो वीडियो को अगर देखोगे तो पूरा करंट अफेयर शानदार तरीके से आप लोग के मुट्ठी में होगा। आइए बात कर लेते हैं। बात की जा रही है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये जीएसटी के बारे में। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स और सर्विस टैक्स। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो फ्यूल प्राइस है वो 100 के पार हो गया है, यानी कि जो पेट्रोल वगैरह है वो 100 के पार चल रहा है। तो इसके चलते एक स्टडी की गई है, ये एसबीआई रिसर्च इसको बोला जा रहा है। तो एसबीआई रिसर्च के द्वारा ये बोला गया कि अगर जीएसटी को अगर फ्यूल को आप लोग जीएसटी के अंदर लेकर आते हो, यानी कि जो आप लोग आज के डेट में देखिएगा अलग अलग राज्य में अलग अलग प्राइस देखने को मिलता है फ्यूल का, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी लगती है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की, और फिर स्टेट का वैट लगता है, वैल्यू एडिड टैक्स। तो उसके चलते यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसका प्राइस जो है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि सेंटर अपना दबाकर टैक्स लगाता है और स्टेट अपना लगाता है। अब यहां पर ये बोला है अगर जीएसटी के अंदर वो आ जाता है तो हम लोग उसको प्राइस को कंट्रोल कर पाएंगे, और ये एस्टिमेशन लगा के चल रहे हैं आरबीआई के हिसाब से। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर यहां पर इसको जीएसटी के अंदर आप लोग लेते हो तो फिर ये 70-75 के फेर में जो इसका प्राइस जो है वो आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा बोला गया जीएसटी रेट में अगर लाते हैं तो यहां पर 28% के करीब यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए जो जीएसटी का जो एज्यूम रेट किया गया 28%, सेस लगाया जाएगा उसके ऊपर 30 और 20 जो यहां पर जो पर लीटर के हिसाब से अगर देखेंगे डीजल और पेट्रोल के ऊपर, तो इस तरीके से प्राइस इनके द्वारा डिसाइड किए जा रहे हैं। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात इनके द्वारा बोली गई है कि यहां पर अगर आप लोग ये इस तरीके से प्राइस डिसाइड करते हो तो यहां पर जीएसटी के अंदर लाते हो तो 1 लाख करोड़ का सेंटर को यहां पर एक तरीके से लॉस होता हुआ नजर आएगा, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है उनको यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर जब लेकर आएंगे तो फिर ये सारे राज्य के अंदर एक ही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि 75 रुपए जो है आप लोगों को पेट्रोल का और 68 रुपीज जो है डीजल का हो जाएगा अगर इसको जीएसटी के अंदर लेकर आते हैं। आप लोगों की क्या राय है, जीएसटी के अंदर इसको लेकर आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? अगर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग भी बाइक वगैरह यूज करते होंगे तो आप लोग इसको कैसे सोचते हैं? तो आप लोगों क्या, आप लोग से पूछे कोई कि आप लोग क्या चाहते हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे, यस या फिर नो? और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि प्राइस ये बढ़ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन आप लोग बताएंगे, क्या कोई सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं आप? तो इस तरीके से इन चीजों के बारे में सोचा कीजिए। ठीक है, तो इससे आप लोग की एनालिसिस पावर बढ़ेगी। थोड़ा सा टाइम देकर सोचे इन चीजों के बारे में कि आखिर क्यों बढ़ रहा है यार, ऐसा क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति डेवलप कर लेना एक बार, तो इस समझिए बहुत कुछ चीजें आप लोग चेंज कर पाएंगे। विप्रो, हमारी कंट्री जो विप्रो के बारे में बात की जा रही है, विप्रो टू बाय यूके की एक कंसल्टिंग जो फर्म है जिसका नाम है कैपको। ठीक है, तो इसको खरीदने की बात की गई विप्रो के द्वारा 1.45 बिलियन में। ठीक है, तो ये एक न्यूज है जो कि डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर म्यांमार के अंदर बड़ी ही बुरी कंडीशन बनी हुई है। अभी 20 जो म्यांमारी हैं वो रिफ्यूजी बनना चाहते हैं इंडिया के अंदर में, यानी कि शरण मांग रहे हैं अपने हमारी कंट्री के अंदर। तो बहुत बुरी कंडीशन यहां पर हो चुकी है। यूएन के द्वारा और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर बोला गया है। आप लोग देखते हैं यूएन म्यांमार को बोल रहा है कि जो मिलिट्री जो आज के डेट में ये मर्डर कर रही है इनको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में लगभग 54 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके मर्डर हो चुके हैं यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में। और ये क्यों चल रहा है यहां पर? क्योंकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई एक गवर्नमेंट थी जो कि आंग सांग सुई जी के अंडर में काम कर रही थी। अब यहां पर मिलिट्री के द्वारा उसको पलटकर अपने कंट्रोल में सारी पावर ले ली गई है, जिसके चलते म्यांमार के अंदर ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो देखते हैं शांति कब तक आती है, आखिर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है तो उसके लिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार यानी कि बर्मा के बॉर्डर को टच करते हैं। सबसे बड़ा राज्य टच करता है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि म्यांमार बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है मैप बेस्ड आप लोगों का। ठीक है, तो ये यहां पर बात की गई इसके बारे में। ठीक है, तो म्यांमार को ये बातें यहां पर बोली गई है। बाकी आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी रेगुलेशन लाई गई है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब क्या है? नॉर्मली अगर आप लोग आज के डेट में टीवी पर बैठे हुए हैं तो आप लोगों को टीवी सेट में बैठकर कोई भी चैनल देखना है तो उस तरीके से आप लोग उसको एक ट्रेडिशनल वे में देख पाएंगे। पर लेकिन अगर आज की डेट में आप लोग अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लें और कहीं भी बैठे इंटरनेट पर आप लोग ऐप को चला सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, तो इसको ओवर द टॉप रखा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा क्लियर किया गया कि फिलहाल
जो बोला गया था कि यहां पर जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, कंटेंट को चेक करेगी, कंटेंट कैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें इन्होंने 3 टायर बनाने की बात की गई थी। पहला टायर जो है इसमें बोला गया था यहां पर कि यहां पर ग्रीवेंस सेल रहेगा, बेसिकली वो देखेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा जो टायर रहेगा इसमें बोला गया था कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी ओटीटी के लिए, ठीक है। तीसरा बोला गया यहां पर ये इंटर जो मिनिस्ट्रियल पैनल देखने को मिलेगा, जो कि बाद में फाइनल जो डिसीजन लेता हुआ नहीं आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से बोला जा रहा है यहां पर कि जो यहां पर जो सेकंड वाला पोर्शन था जिसको सेल्फ रेगुलेटरी बोला गया था कि उसके अंदर कोई गवर्नमेंट का नॉमिनी भी रहेगा, नहीं, गवर्नमेंट का कोई नॉमिनी रहेगा, ये यहां पर क्लियर कर दिया गया था, ठीक है। ये क्या रूल है जो कि 25 फरवरी में यहां पर लाए गए, तो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूरा याद रखेगा, थोड़ा सा लंबा नाम है। बोला जा रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021। इससे पहले हमारी कंट्री में जो रूल थे वो थे 2011 के, जो फॉलो किए जाते थे। अब ये लेटेस्ट रूल आए हैं जो कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल रहे हैं कि जो खासकर पोर्नोग्राफी होती है, बच्चों से रिलेटेड जो सेक्सुअल कंटेंट यहां पर ऑनलाइन देखने को मिलता है, उसको रोका जाए ताकि सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनको सही डायरेक्शन में एक लगाया जा सके और उनको एक तरीके से ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े जैसे कि पोर्नोग्राफी जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये यहां पर बातें बोली गई हैं। तो एक अच्छा आर्टिकल आप लोग, वो एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। बाकी इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या सोचते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं? अगर उस राज्य के अंदर 75% जो भी जॉब है यहां पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो बोल दिया जाए कि इसी राज्य के लोगों को लेना है, ठीक है, बाहर के राज्य के लोग यहां पर नहीं आ पाएंगे, तो इससे आप लोगों का क्या मानना है, ये सही है या फिर गलत है? तो मान लीजिए आप लोग हरियाणा से आते हैं, तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि आज के डेट में गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई जॉब के लिए कोई कोटा लाया गया, ऐसा कोई रूल लाया गया, तो आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए ये सारे ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस लिया है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर आप लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर आप लोग जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों की लोकल जो चीजें हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो हरियाणा के द्वारा किया क्या गया, तो ये नहीं है कि देखिए किसी और के राज्य में किया गया तो हम क्यों सोचे बैठ के, हो सकता है आप लोगों के राज्य में कोई ऐसी दूसरी चीज हो, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा थोड़ा जरूर दीजिएगा 1-2 मिनट का कि आप लोग क्या बोलिएगा इसके बारे में। तो बोला गया कि हरियाणा के अंदर 75% जो जॉब है प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो हरियाणा के ही लोगों के लिए रिजर्व कर ली गई है, जो कि 50,000 से नीचे की सैलरी की सारी जॉब है, ठीक है। तो ये यहां पर बोला जा रहा है। तो इसके चलते यहां पर जो हरियाणा के अंदर जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो वो भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर सही पर्सन होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना कि हरियाणा से ही लेना है, उनको तो सही क्वालिटी का पर्सन चाहिए जो सही काम करे। तो उसके चलते भी और भी देखते हैं क्या कंडीशन है। तो कई सारे साउथ इंडिया के राज्यों ने भी ऐसे स्टेप उठाया था, अब हरियाणा इस कैटेगरी में आ रहा है। ईपीएफओ जो है यहां पर इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, उसने बोला है कि जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5% रहने वाला है। ये जो प्रोविडेंट फंड आप लोग बेसिकली रखते हैं, तो उसके लिए 2020-21 के लिए यहाँ पर 8.5 यहाँ पर ये इसको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी मीटिंग हुई अभी सेंट्रल बोर्ड की श्रीनगर के अंदर, तो उसके अंदर उनके द्वारा ये बातें अभी बताई गई है। बाकी अगर आगे बढ़ते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं जिससे क्वेश्चन भी आप लोग बन सकते हैं नॉर्मली। यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग, क्या है यहां पर रैंकिंग है, इसको बोलते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग है, इसमें अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग बात करिए तो हमारी कंट्री के दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, एक तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है नेचुरल साइंस। ये 100 की लिस्ट के अंदर यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर ये चीज देखने को मिलेगी, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो सबसे टॉप पर एमआईटी है, इसको बोलते हैं मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहां पर स्टैनफोर्ड है, ये भी यूएसए का है। तीसरे नंबर पर यहां पर कैम्ब्रिज, ये यूके का है। बाकी अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास का जो यहां पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अंडर 100 के आ गया है। तो ये सोचने वाली बात है, एक अच्छी बात है कि हमारी अंडर 100 के अंदर लिस्ट आ रही है। दूसरा जो नेचुरल साइंस के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं जो सब्जेक्ट है, इसमें जो एमआईटी है वो टॉप पर है, दूसरा स्टैनफोर्ड दूसरे नंबर पर है और हार्वर्ड यहां पर तीसरे नंबर पर है, ठीक है। बाकी हमारा कंट्री का जो आईएससी बेंगलोर है ये 92वें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अप्रिशिएट किया गया इस रैंकिंग के अंदर जो गुड परफॉर्मेंस हमारी देखने को मिली कोविड-19 के फील्ड में, तो रिसर्च के फील्ड में 5th है वर्ल्ड में। अगर बात करें अपनी कंट्री में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर टॉप 100 में हमारी कोई रैंक आती है तो ये अप्रिशिएट करने लायक बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर मोदी जी की रैली होने वाली है, तो पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है और तो इसके अंदर यहाँ पर बेसिकली ये जो माइक वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि आवाज़ जो है वो सही इंसान तक सही समय पर पहुँच सके।
नेक्स्ट यहां पर ये एक ऐसी जो क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछे जाते हैं बेसिकली, ये आप लोगों से डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर भी या फिर आप लोगों से एथिक्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नॉर्मली सोसाइटी के अंदर क्या होता है, अगर एक लड़का दूसरी लड़की से जाकर शादी कर रहा है और वो लड़की जो है किसी दूसरे रिलीजन की है, कास्ट की है, तो कई बार जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक सोचने वाली बात हो जाती है। अभी ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला था बेसिकली क्या, ये जो न्यूज निकल कर आ रही है राजस्थान से, राजस्थान में एक लड़की थी, वो एक दूसरे लड़के के साथ में प्यार करती थी और शादी के 4-5 दिन बाद ही वो दूसरे लड़के के साथ में भाग गई। तो जो फादर थे उसने उसको बुलाया और लड़की को गोली मार दी या फिर जो भी मतलब उसकी जान ले ली। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो कंडीशन देखने को मिलती है सोसाइटी के अंदर। अगर बात करें तो हमारी कंट्री में बेसिकली अगर बात करें फंडामेंटल राइट के हिसाब से बात करें, कुछ दूसरे पॉइंट के बाद बात करें तो देखिए ये सही नहीं है। तो एक तरीके से पहले लड़की से पूछ लेते कि शादी करने के लिए तैयार है या नहीं है। जो भी शादी की गई उसके बाद में अगर वो भाग रही है फिर उसकी जान ले लेना, क्या ये सोल्यूशन है? तो इसके चलते देखिए लड़की की जान ले ली, अपने आप जेल में चला गया, तो कुछ मिला इस चीज से? अगर बैठकर आसानी से बात की जाती है तो सॉल्यूशन निकल सकता था। तो इसके चलते हमारी कंट्री में अगर बात करें तो इसके चलते जो बेसिकली बात की जा रही है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, ठीक है, तो इसके चलते यहां पर बात की जाती है। तो ये कास्ट को लेकर जो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है ये काफी गलत है और ये खासकर हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी आप लोगों से अगर राय पूछी जाए तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि देखिए हर एक पर्टिकुलर बंदा जो है उसकी एक एज है 18, अगर उसके बाद में उसको वोट डालने के राइट दिए जाते हैं तो खुद से वो अपने लाइफ का पार्टनर चूज कर सकता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जान लेना ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी ई श्रीधरन जी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो केरला के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं, ई श्रीधरन साहब जो है वो बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हैं। यहां से ये कौन है ई श्रीधरन साहब? अगर जिनको पता है सही है, जिनको नहीं पता है तो ये एक पर्टिकुलर ऐसे है वोटरमैन का नाम सुना होगा, ये मैन वो मैन, तो इनको कौन सा मैन की कैटेगरी में रखा गया है? चलिए आप लोग बताइए, हालांकि पता ही होगा आप लोगों को। बाकी प्राइम मिनिस्टर जो है ईरान, जो इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनकी जो नैया है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। तो देखते हैं इनकी गड्डी आगे चलती है नहीं चलती है, बाकी आप लोगों को पता चल ही जाएगा अगर आगे चलेगी, और अगर डूब जाएगी तो फिर भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं क्या कंडीशन होती है। तो इनको ट्रस्ट वोट देखने को मिलेगी टुमारो, ठीक है, यानी कि ये अपनी जो मेजोरिटी है वो दिखाएंगे। देखते हैं है या फिर खत्म हो गई। आर्टिकल है आप लोगों के सामने, इनके ऊपर नजर डालते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक एक कर यहां पर देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है और फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल है यहां पर, ये जो अभी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जा रहा है उसके बारे में है। समझेंगे कि हमारी कंट्री में क्या कंडीशन बनी है आज की डेट में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में थोड़ा जानेंगे। साइड वाला आर्टिकल पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की जा रही है। तो अभी कई सारे ऐसे केस देखने को मिले जिसके चलते पर्सनल लिबर्टी जो है वो ताक पर लग गई थी, पर प्रोटेक्ट कर ली गई कोर्ट के द्वारा। तो समझेंगे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो बाइडेन इंडिया के लिए कैसे हैं उसके चलते कुछ चीजें देखने को मिलेगी, और खासकर जो हमारी कंट्री की जो कम्युनिटी है जो यूएसए के अंदर रहती है वो क्या रोल प्ले कर सकती है, ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। पर्टिकुलर कोविड-19 की दवाई के बारे में बात की जा रही है, तो कुछ बनाने का प्रोसीजर भी बेसिकली डिस्कस किया गया है, तो उसको भी समझेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। विल वेस्ट बंगाल टिल्ट ये टुवर्ड द राइट दिस इलेक्शन, यानी कि जो राइट, जो बेसिकली राइटिस्ट जो कम्युनिटी है एक तरीके से, जो नेशनलिज्म और वो सब बातें करते हैं, क्या वेस्ट बंगाल उस साइड में आपकी बार थोड़ा झुका हुआ है? आप लोगों की क्या राय है? अच्छा, आप लोगों से अगर पूछें जो वेस्ट बंगाल से लेक्चर देखते हैं, आप लोग क्या लगता है कि कौन जीत के आने वाला है? ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो किसको आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पर जो बेसिकली तृणमूल कांग्रेस जीतेगी तो टी लिखना, बीजेपी जीतेगी बी लिखना, कांग्रेस जीतेगी सी लिखना। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कौन जीतने वाला है? ठीक है, बाकी यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है यमन के बारे में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में जानेंगे। और आज फ्राइडे को यहाँ पर बेसिकली जर्नलिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ये जो कार्टून है, ये कार्टून किसको दिखा रहा है? कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ये इलेक्शन के अंदर बेसिकली मतलब इलेक्शन में आएंगी, पार्टिसिपेट करेंगे, पर इन्होंने बोला कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो किसके बारे में बात की जा रही है और ये यहाँ पर कौन है और इनका नाम क्या है? तो आप लोगों को ये जो है 40 से 50 शब्द में इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है बेसिकली, ओके। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक एक कर यहां पर देखेंगे ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएं। सबसे पहले जो आप लोगों के सामने आर्टिकल आ रहे हैं यहां पर निकलकर, ये आप लोगों को कई सारी चीजें बताएगा। हमारी कंट्री में
कौन कौन से कनेक्शन कैसे कैसे यूज किए जा रहे हैं और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोग आज के में कौन सा कनेक्शन यूज कर रहे हैं और उस कनेक्शन के नेटवर्क कैसे हैं आप लोग के एरिया में, क्या उस नेटवर्क से आप लोग सेटिस्फाई हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे तो बताइएगा। तो गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट के यहां पर ये बोला गया बेसिकली राइटर के द्वारा कि जो स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन किया जा रहा है फॉर्मेट, ठीक है, तो वो ऑक्शन फॉर्मेट का उसको सही करना चाहिए, जो अनरियलिस्टिक प्राइसिंग है उसको सही करना चाहिए और रेगुलेटरी नॉर्म्स आप लोग को सुधारने चाहिए अगर स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोग बात करते हैं तो। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि आज की डेट में आप लोग जिस तरीके से जो एलोकेशन कर रहे हैं स्पेक्ट्रम का वो थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर सुधारना पड़ेगा, ऐसा इनके द्वारा यहां पर बोला गया है। तो स्पेक्ट्रम से अगर आप लोगों से कोई पूछे कि स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली वो होता क्या है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने बोला कि हाँ स्पेक्ट्रम ये कंपनी जो है वो इतना स्पेक्ट्रम उसने खरीद लिया, ठीक है, तो आप लोग इसको स्पेक्ट्रम को देखते कैसे हैं, आप लोग क्या बोलेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो न्यूज में है किस लिए यहां पर, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में अभी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया गया है तो उसी के चलते न्यूज में है। ठीक है, तो किस किस के द्वारा कितना खरीदा गया है तो वो जानेंगे। पहले आप लोग स्पेक्ट्रम के बारे में बताइए। स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक तरीका रेडियो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन होता है। जैसे आप लोग होते हैं ना कहीं पर जाकर आप लोगों ने रूम ले लिया किराए पर, ठीक है, वहां पर बैठकर आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कोई आप लोगों ने कुछ काम धंधा स्टार्ट कर दिया, तो वो इस तरीके से आप लोगों ने वहां पर स्पेक्ट्रम ले लिया रहने की जगह, उसको यूज करने का स्पेस ले लिया, तो एक तरीका स्पेस आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर अभी जो स्पेक्ट्रम की एलोकेशन जो की गई उसमें रिलायंस जियो के द्वारा सबसे ज्यादा है, यहां पर 488, एयरटेल के द्वारा दूसरे नंबर पर 355 और वोडाफोन आइडिया के द्वारा ओनली 11 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम परचेज किया गया है। सबसे ज्यादा जो पैसा पे किया गया है वो जियो के द्वारा किया गया है, ये 57,123 करोड़ रुपए यहां पर पे किए गए हैं। अगर बात करें एयरटेल के द्वारा ये 18,699 करोड़ रुपए पे किए गए हैं और यहां पर अगर बात करें वोडाफोन के द्वारा 1993, ठीक है, तो 57,000 जो यहां पर पे किए गए हैं जियो के द्वारा वो इतना है कि जितना एस्टिमेशन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था कि 40 से 50 हजार रुपए यहां पर अगर ऑक्शन करेंगे तो उनको देखने को मिलेंगे, तो 40 से 50 हजार तो अकेले एक जियो ने ही पे कर दिया यहां पर, बल्कि उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि पूरा जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी वो यहीं से ही पूरी हो गई, बाकी उनको एक्स्ट्रा ही मिला जितना भी मिला। तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम है टोटल 2308 यानी कि 2308.8 मेगाहर्ट्ज का जो फुल यहां पर बिड है उसमें से अभी इनके द्वारा 855 ही यहां पर बेसिकली इसका बोली लगवाई गई है। तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा यहां पर आ गया। सोचा था गवर्नमेंट के द्वारा सोचा गया था कि 45 से 50 हजार करोड़ रुपए आने वाले हैं, पर लेकिन यहां पर 77 हजार करोड़ रुपए के करीब आ गए। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो यहां पर फायदे में है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अकेले जियो के द्वारा 57 हजार करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। एंटायर जो स्पेक्ट्रम है उसकी जो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा 3.92 लाख करोड़ यहां पर लगाया जा रहा है, जो कि यहां पर गवर्नमेंट को पैसे मिलने वाला है। आखिर गवर्नमेंट ने कम एक्सपेक्टेशन क्यों लगाई? क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है और भी कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इंडस्ट्रीज को और कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आई, तो उसके चलते इन्होंने सोचा कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखते हैं। और एक्सपेक्टेशन कम रखना फायदेमंद भी रहता है, जितनी कम एक्सपेक्टेशन होगी उतना ही अच्छे लेवल पर आप लोगों को खुशी मिलेगी। अगर हर चीज से आप लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए रखते हैं, अगर आप लोग बोलते गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन लगाते कि कम से कम यार 1100-1200 वैकेंसी तो चाहिए, तो आप लोगों को दुख हुआ होगा, पर लेकिन जिनको पता है कि वैकेंसी घटकर ही आएंगे उनको इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ होगा। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही बात की जा रही है कि एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट ने कम रखी कोविड-19 के चलते, तो चीजें थोड़ी सी उनको नॉर्मल लगी, अगर बढ़ गया तो अच्छा रहा। अगर बात करें अभी फिलहाल अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री में, अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग देखिएगा कई जगह आप लोगों को पुअर सिग्नल नजर आते हैं, चाहे कोई भी नेटवर्क आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जो पेनिट्रेशन है वो काफी कम देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अभी फिलहाल जो है जो नेटवर्क इनके पास में जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, इससे जो खासकर अच्छे लेवल पर आप लोगों को आगे नेटवर्क मिलते हुए नजर आएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये कि आज की डेट में अगर बात करें जो स्पेक्ट्रम के बारे में, जो लास्ट टाइम स्पेक्ट्रम किया गया था उसके 5 साल अभी यहां पर पूरे हो रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन किया जा रहा है यहां पर ये, तो इससे जो है कई सारी कंपनी जो है जो भी यहां खरीद रही थी उसके नेटवर्क अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो अच्छे लेवल पर स्पेक्ट्रम के नेटवर्क आप लोगों को, ये बेसिकली नेटवर्क आप लोगों को टेलीकॉम के देखने को मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि देखिए आज की डेट में जब जो जियो मार्केट में आया था तो उसने सीधा अपनी जो छलांग लगाई थी वो 4G में लगाई थी। तो 2G में और 3G में काफी लार्ज स्केल पर मैक्सिमम जो पावर है वो एयरटेल और वोडाफोन के पास में है, जियो की यहां पर इतनी पावर नहीं है। ठीक है, और 4G में अगर आप लोग बात करिए आज के में 50% जो यूजर है वो लगभग 4G यूज कर रहे हैं, तो यानी कि 50% यूजर आज भी जो है वो 3G और 2G यूज कर रहे हैं, और उसमें जियो के पास में कोई भी अभी यहां पर
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके चलते जो जियो है वो चाह रहा है कि 2G और 3G में भी कुछ ना कुछ एंटर किया जाए ताकि और जो यूजर बेस उसका बढ़े। इसी के चलते आगे अगर बात की जाए जो आइडिया और जो यहाँ पर वोडाफोन है और यहाँ पर या फिर एयरटेल के बारे में बात करें तो अपना 4G का जो नेटवर्क है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी लार्ज बेस इनका 2G और 3G है, पर लेकिन 2G और 3G में उनको इतना बेनिफिट नहीं होता है जितना पैसा रिवेन्यू का अच्छा खासा बेनिफिट होता है 4G में। तो यहाँ पर 4G में अगर वो जाते हैं तो उनको एक अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, और जितना जितना 2G का जो स्ट्रक्चर है उनका जो कम होता चला जाएगा, तो इससे फायदा ये रहेगा कि आगे चलकर ये 4G में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आगे 5G भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते एवरेज रिवेन्यू पर यूजर जो है अगर 4G यूज करते हैं तो वहां ज्यादा होता है, और अगर 2G यूज करते हैं तो कम होता है। अगर कोई 2G का प्लान है, ठीक है, तो 2G का प्लान है और 4G का प्लान है, तो उनमें पैसे का अगर डिफरेंस देखेगा तो लगभग 4 गुने के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि वो प्लान अगर 2G का है तो यहां पर लगभग 50 रुपए का है, और 4G का है तो लगभग 200 रुपए का है। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर 4 गुना आप लोग एक डिफरेंस अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। यानी कि 49 यहां पर बोला गया है ये 2G के लिए, और इसी के साथ में 219 यानी कि 219 बोला गया है 4G के लिए। तो इसीलिए मैक्सिमम जो कंपनी है वो चाहती है कि 4G में काम करें, तो 4G में काम करने से उनकी कमाई अच्छी होगी। तो क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सब लोग 4G ही यूज करने वाले हैं। 4G हालांकि हमारी कंट्री में अभी 50 से 55% ही लोग यूज कर रहे हैं, बाकी का जो बच गए 40 या फिर 50% जो लोग हैं वो आज की डेट में भी 2G के ही और 3G के ही बेसिकली जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसके चलते यहां पर उनका जो रिवेन्यू बेस है जो कंपनी है वो कम रहता है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 4G में बात करें जो नेटवर्क इनके द्वारा खरीदा गया है तो इससे क्वालिटी इंप्रूव काफी अच्छी होती नजर आएगी, यानी कि आप लोगों को अच्छे से नेटवर्क टर्मिनेशन जो होता था वो नहीं होता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते चीजें देखने को मिलेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है 5G के बारे में, आप लोगों को पता है 5G अनाउंस कर दिया गया है और अभी इनिशियल फेज में इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो 5G जो है यहाँ पर ये ड्यूओपोली यानी कि एक तरीके से 2 कंपनी यहाँ पर देखने को मिलेगी मेन 5G में, एक है यहाँ पर जियो और दूसरा है एयरटेल। तो अब देखने वाली बात ये है कि जियो और एयरटेल 2 कंपनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर किस तरीके से ये काम को लेकर चलती है, क्योंकि वोडाफोन जो है वो घुटने टेक चुका है, उसकी कंडीशन जो है काफी खराब चल रही है इंडिया के अंदर। तो लगता है कि जल्दी ही वो यहाँ से अपना बस्ता पैक कर निकलेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो गई। अगर जियो और एयरटेल के बारे में आप लोगों से बात की जाए 5G के बारे में, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अनाउंस कर दिया गया कि 5G जो है वो जल्दी ही रेडी की जाएगी आने वाले टाइम में। और इसी के साथ में जो यहाँ पर इसके फील्ड में अगर बात करें 800 मेगाहर्ट्ज जो 5G की कैटेगरी में, ये किसके पास है, ये है यहाँ पर जियो के पास में, और 900 मेगाहर्ट्ज है यहाँ पर एयरटेल के पास में। ठीक है, तो एयरटेल जो है वो ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। और वैसे भी जियो के नेटवर्क अगर एयरटेल के साथ में आप लोग कंपेयर कीजिएगा तो बहुत जगह देखने को मिलेगा एयरटेल अभी काफी ज्यादा ताकतवर है यूजर सर्विस बेस के हिसाब से अगर बात करते हैं तो। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग किस तरीके से कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, या नेटवर्क भी मत बताइएगा, आप लोग का क्या लगता है कि जो भी नेटवर्क आप लोग यूज करते हैं वो कैसा है, उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। और नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर ये यमन के बारे में है। यमन एक ऐसी कंट्री है जहां पर वो नहीं बोलते कि तू कौन की मैं खमा खा, यानी कि यहाँ पर यमन के अंदर यहाँ पर फालतू में ही दंगे चल रहे हैं। कोई और कम्युनिटी यहाँ पर एक तरीके से उन्हें की कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दूसरी कम्युनिटी आकर यहाँ पर अटैक कर रही है। तो इस तरीके से एक अलग ही माहौल यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये न्यूज में किस लिए है, अभी रिसेंटली नए प्रेसिडेंट बने जो बाइडन साहब के द्वारा ये बोला गया कि सऊदी अरेबिया को जो सपोर्ट करे थे ना यमन के अंदर वॉर करने के लिए, वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2015 में ये वॉर स्टार्ट की गई थी और हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं, तो 6 साल में अब तक इनको कुछ भी नहीं मिला है। तो इसके चलते यहां पर ये कोई सपोर्ट करने का इसको कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर भी सऊदी अरेबिया को अभी यहां पर इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड कराने से मना कर दिया, और इसके चलते एक स्पेशल एनवॉय भी बनाए गए हैं जाकि सऊदी अरेबिया यमन के अंदर में, ताकि सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सके। सिया हुतई जो कम्युनिटी है, रिबेल कम्युनिटी है, वो यहां पर उसके साथ में सऊदी अरेबिया लड़ रही है और उसने सोचा था यहां पर इसको भगा देंगे। तो अरब जो बात करे कंट्री, वो इसको एज ए टेररिस्ट के तरीके से देखते हैं। बराक ओबामा और जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी उस टाइम पर। तो कंडीशन काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिलती है आजकल में सीरिया के अंदर। सीरिया के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिलता है, यानी कि इंसानों के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और दवाई तो बहुत दूर की बात होगी। तो बेसिक चीजें ही नहीं देखने को मिलेगी। अगर यमन आप लोग देखना चाहते हैं तो सऊदी कोलिशन जो गवर्नमेंट है वो आप लोग यहां पर देखते हैं, ये आप लोग को मैक्सिमम एरिया
में देखने को मिलेगी। हुतई जो कंट्रोल इन्फ्लुएंस है, ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हुतई के द्वारा कंट्रोल है, यानी कि कैपिटल जो सना है वो भी हुतई के कंट्रोल में है। बाकी कुछ एरिया आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा जो कि अल कायदा के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये कुछ एरिया यहां पर अल कायदा के कंट्रोल में है। एग्जैक्ट लोकेशन अपनी कंट्री से अगर कंपेयर करनी है तो ये है यहां से अपनी कंट्री, और यहां से आप लोग देखते हैं ये हो गया यमन, ठीक है। तो इसको कंपेयर जरूर किया कीजिए, लंबे समय तक एग्जाम में आप लोग याद रख पाएंगे। अभी क्या कंडीशन है, बोला गया कि जो क्राइसिस है यहां पर यमन के अंदर, ठीक है, तो यहां पर जो सऊदी और जो हुतई कॉन्फ्लिक्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आ गई है। एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है, इंसान जो है मारे जा रहे हैं, बीमार लोग और भी दुनियादारी सारी चीजें, सिविल जो सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और जियो पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। एक साइड में यमन है, एक साइड में ईरान है, एक साइड में सऊदी अरेबिया है, तो एक अलग ही महाभारत यहां पर चल रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है और यूएई जो है और उसके दूसरे जो अलाई हैं, उनके द्वारा यमन वॉर स्टार्ट किया गया था 2015 में, ताकि जो ईरान के द्वारा सपोर्ट की गई कम्युनिटी है उसको यहां से भगा सके हुतई कम्युनिटी। तो हुतई कम्युनिटी को भगाने की बात की गई, और यहां पर जो एएम हदी जो इनकी गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट करने की बात की गई इनके द्वारा। पर लेकिन सिचुएशन जो है वो यहां पर नॉर्मल नहीं हुई, 5 साल के बाद भी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। तब ये बोला जा रहा है कि सऊदी कोalition हो चाहे कोई भी क्यों ना हो, यहां पर वो मान लीजिए उन्होंने उसको हुती की जो कम्युनिटी थी उनको कमजोर तो किया थोड़ा बहुत, पर लेकिन रियलिटी में वो फेल हो चुके हैं यहां पर। इनको यहां से हटाने से उनको लग रहा था कि आराम से काम निपटा लेंगे, पर लेकिन आराम से काम नहीं निपटा पाए। तो इसके चलते अब यहां पर लंबे समय से जो वॉर चल रही है, 10,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, 10,000 के करीब, समझ रहे हैं आप लोग। 50,000 के करीब जो यमन वाले हैं वो डेथ की कैटेगरी में बैठे हुए हैं, बस बेसिक फूड की वजह से खाना नहीं मिल पा रहा है। 16 मिलियन के करीब जो है बोला गया है अब की बार यमन जो है वो हंगरी थे, उनको खाना नहीं मिला प्रॉपर वे में। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पर। फूड का असिस्टेंस यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, क्योंकि लड़ाई चल रही है, लगातार बोम्बार्डमेंट की जा रही है वहां पर, तो इसलिए यहां पर ये फूड वगैरह प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। और ऐसी बीमारी जिनसे बचा जा सकता है, मान लीजिए किसी को कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे बचा जा सकता है, पर लेकिन वहां पर ना दवाई है, ना कोई डॉक्टर है, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से भी लोग मर रहे हैं। तो बचाने वाली दवाई जो हो अगर वहां पर बीमारी, उससे भी लोग मर रहे हैं। अभी यूएन के द्वारा यहां पर बोला गया कि यार थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और यमन में थोड़ी शांति बनाने का काम करते हैं। तो यूएन ने बोला कॉन्फ्रेंस करके कि 2.41 बिलियन का पैसा कम से कम चाहिएगा। तो पैसा कितना मिला, ओनली 1.35 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन कम पैसा मिला। तो इसके चलते और इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में यमन में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके चलते, क्योंकि खाना, दवाई, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर जो प्रोवाइड कराया जाता है, तो मानवता के नाम पर जो भी सपोर्ट मिलती है वो यहां पर नहीं मिल रही है। सीज फायर जो है वो हर एक इंसान के इंटरेस्ट में है। अगर बात की जाए तो यहां पर कौन स्टार्ट करेगा पहले, ये सोचने वाली बात है। बाइडेन साहब के द्वारा यहां पर बोला गया, बेसिकली प्रेशर बनाया गया सऊदी अरेबिया के ऊपर ताकि वो ब्लॉकेड हटा सके, यहां पर जो माहौल बना रखा है उसको सुधारने में हेल्प करे। हुतई कम्युनिटी के साथ भी बात करने की बात की जा रही है और सीज फायर को इंप्लीमेंट किया जाए और बात करके सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जाए। तो सीज फायर अगर यहां पर हो पाती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और मिलकर अगर काम कर पाते हैं तो एक तरह सारे स्टेक होल्डर जो है वो मिलकर बात करें और क्या फ्यूचर हो सकता है देश का उसके बारे में सोचें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पर लेकिन करंट जो क्राइसिस है यहां पर आज के में, इसका अगर इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं निकाला किसी भी तरीके से, तो ये और ज्यादा लोगों को भुखमरी, बीमारी या किसी दूसरे रीजन का शिकार बना सकते हैं। तो अभी यहां पर पैसा भी प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सीज फायर इज एवरीबॉडी इंटरेस्ट, बट क्वेश्चन इज हु विल ब्लिंक फास्ट, यानी कि कौन इसको स्टार्ट करेगा। तो किसके बारे में, यमन के बारे में, ठीक है। तो इसको आप लोग एक तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अगर यमन में जो सॉल्यूशन लेकर आना है, नॉर्मल लेकर आना है, तो उसको कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इसके बारे में अगर कुछ लिखने का इंटरेस्ट है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं यहां पर, ये है जो बाइडेन के बारे में। देखिए जो बाइडेन जो है वो भी 46वें प्रेसिडेंट बनकर आए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। तो हमारी कंट्री के लिए क्या इसके बारे में सोचा जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग आज के में यूएसए में रहते हैं, इवन कई सारे तो लेक्चर भी सुनते हैं, कई बार मेल आते रहते हैं कि सर लेक्चर सुन रहे हैं। इवन एक बच्चा तो ऐसा भी था जो यूएसए में लेक्चर सुनता है, वो यूपीएससी का मेंस का पेपर यहां पर देने आया था, ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स सिलेक्ट हो गया था और यूपीएससी का मेंस का पेपर देने यहां पर आया था। तो इस तरीके से भी बच्चे वहां पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं यूएसए के अंदर भी। तो यहां पर हमारी कंट्री का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है यूएसए के अंदर में। तो यहां पर हाईली इकोनॉमिकली, अगर एजुकेशनली पॉइंट ऑफ से देखें, काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड ग्रुप यूएसए के अंदर आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बात नहीं की जाती, कई सारे प्रोग्राम हुए इंडिया के अंदर और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के भी प्रोग्राम हुए, तो ह्यूज प्रेजेंस वहां पर लोगों की देखने को मिली। हमारी कंट्री के ऊपर यहां पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, सैंक्शन लगाए गए थे, पोखरण जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया
अपनी न्यूक्लियर मिसाइल का, तो उसके चलते जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया तो यहाँ पर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। पर लेकिन इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है वो ऐसे हैं, यहाँ पर हमारी कम्युनिटी इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा कोई लंबे समय तक चीजें टिक नहीं पाई। इवन आज के डेट में इनके हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे हमारी लोकसभा है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उसको, तो यहाँ पर रोहित, जिनका नाम है रो खन्ना, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ वीर तालियान, ठीक है, तो वी टैलेंट, ठीक है, तो उस तरीके से नाम चेंज करना थोड़ा वो लगता है कि हाँ फैंसी टाइप का नाम हो गया थोड़ा सा। डॉक्टर एमी बेरा, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडियन मिक्सचर है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर परमिला जयपाल, ठीक है, इसी के साथ में राजा, जो बेसिकली राजा कृष्णमूर्ति। तो ये 4 ऐसे पर्सन है हमारी कंट्री के जो फिलहाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर है, यूएसए के अंदर में। तो अपनी कंट्री को सपोर्ट अच्छी खासी मिलती है, तो हम लोग लेकर कैसे चल सकते हैं वो देखने वाली बात है। इंडिया और यूएसए के अंदर यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट डायलॉग है, जिसको 2+2 डायलॉग बोलते हैं। 2+2 डायलॉग में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री मिलकर काम करती है। तो दोनों कंट्री के बीच में तीसरा डायलॉग अभी इंडिया में देखने को मिला। अब की बार जो चौथा डायलॉग होगा वो यूएसए में होगा, ठीक है। तो पहला डायलॉग इंडिया के अंदर होता, दूसरा यूएसए, तीसरा इंडिया, चौथा फिर यूएसए, ओके। अगर 2+2 डायलॉग के बारे में बात करें तो हाई लेवल की इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये काफी बड़ी इंपॉर्टेंट, और हमारी कंट्री के ऐसे जो डायलॉग है जिसमें डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, पूछे कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, तो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री है यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के साथ में भी कुछ ऐसे मैकेनिज्म है, या तो मिनिस्ट्री मिलती है या फिर सेक्रेटरी रैंक के जो लोग हैं वो यहाँ पर बातें करते हैं दोनों कंट्री के, ओके। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है, यूएसए का एक रूल है जिसको बोलते हैं यहाँ पर ये काटसा, ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये कि जो अमेरिका की एडवर्सरी है, एडवर्सरी मतलब जिनके इसके साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रसिया हो गया, तो अगर उनके साथ में आप लोग व्यापार करते हैं तो आप लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। तो ये ओरिजिनली जो पब्लिश किया गया था ये 2 अगस्त 2017 में पब्लिश किया गया था, और उसके चलते हमारी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जा सकती है। कई बार हम लोगों ने S-400 सिस्टम मिसाइल खरीदा रसिया से, और रसिया इनका एडवर्सरी है, तो इसलिए हमारी कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लगाने की बात कई बार की जाती है। हालांकि अब तक लगे नहीं, आगे देखते हैं क्या जो बाइडेन इसको कैसे लेकर चलते हैं और कैसे चीजें जो है चल पाती हैं यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी कैसी इमेज रहती है और किस तरीके से हम लोग रिलेशन बना पाते हैं और कैसे आगे सही डायरेक्शन में हम लोग चल पाते हैं। तो उसके चलते यहां पर ये चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है, ओके। तो ये है इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में पर्सनल लिबर्टी के बारे में, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जर्नली है। तो उसी के चलते अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की कुछ यहां पर रूलिंग देखने को मिली, जिसमें पर्सनल लिबर्टी जो है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया। एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है प्रिया रमनी, जो आप लोगों ने भी पिक्चर में भी देखी, इनके द्वारा आरोप लगाया गया इन भाई साहब के ऊपर। ये एक मिनिस्टर थे बीजेपी की पार्टी में, जिनके द्वारा बाद में रेजिग्नेशन दे दिया गया। तो इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने सेक्सुअली एक तरीके से हरास किया है इनको, और इनके द्वारा ये बात जो है ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई। तो इनके द्वारा बोला गया कि मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है इनके, और जो डिफेमेशन का चार्ज इनके खिलाफ लगा दिया। तो ये केस चल रहा था इसमें, तो अभी यहां पर इनको इस केस में रियायत मिल गई है, और यहां पर जो कोर्ट है उसने ये बोला है कि पर्सनल लिबर्टी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आपकी जो पर्सनल जो रेपुटेशन है उससे। यानी कि एक तरीके से जो डेफेमेशन का चार्ज लगा है उसमें बोला है कि पर्सनल लिबर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की जो पर्सनल आप लोगों की रेपुटेशन है उससे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो वुमेन है उसको सपोर्ट किया गया जज के द्वारा, और बोला गया कि जो भी इन्होंने कहीं पर लिखा है तो वो सही है। अगर किसी के साथ में कोई ऐसी हालत बनती है, कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस निकल कर आता है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है, तो वो ऑनलाइन जाकर ये सारी चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा भी डिस्चार्ज किया गया यहाँ पर। अगर बात करें जो डिग्निटी के नाम पर जो चीजें चल रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट जो केस बन गया काफी अच्छा, क्योंकि जो सेक्सुअल हरासमेंट जो किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन की ग्रीवेंस है वो उसको रख सकता है, और उसके पास में इसका फ्रीडम भी है, ठीक है। ये बात बोली जा रही है। इसी के साथ में दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस था ये था दिशा रवि का केस। दिशा रवि एक लड़की है जिसके द्वारा यहाँ पर भी एक टूल किट का केस इसके ऊपर लगाया गया, और उसके चलते यहाँ पर इसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया। क्या किया था इनके द्वारा टूल किट शेयर की गई थी जो ग्रेटा थनबर्ग है उसके साथ में। टूल किट क्या थी? टूल किट में ऐसा होता है कि अच्छा फार्मर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर दो यार तुम, ठीक है। तो हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, हैशटैग 2-4 ऐसे हैशटैग हो गए किसको टैग करना है। तो ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया। तो इसके चलते कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टेप उठाए गए, और यहाँ पर टूल किट के केस के चलते बोला गया कि देश में देशद्रोह का चार्ज यहाँ पर किया जा रहा है, तो इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया। तो उसके चलते भी यहाँ पर कोर्ट ने अभी इनको बरी कर दिया है। तो बोला कि
ये सही तरीका नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है तो ऐसे चार्ज आप लोग लगाते हो, तो कितने हद तक ये सही है। ब्लास्फेमी होता है ईर्ष्या निंदा। पाकिस्तान में काफी ज्यादा न्यूज होता है ये, क्योंकि कोई भी ईर्ष्या के नाम पर कोई बात करता है तो इसकी वजह बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो ब्लास्फेमी, अगर कोई ईर्ष्या यानी कि बोले कि तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा अल्लाह ऐसा है, तुम्हारा गॉड ऐसा है, कोई दूसरे के भगवान को गाली देने लगे, तो यहां पर सेक्शन 153 ए की कैटेगरी में यहां पर आता है, जो कि इसके साथ में डील करता है। दूसरा यहां पर बात की जा रही है प्रमोट करने के लिए जो एनिमिटी यानी कि दुश्मनी अगर सपोर्ट की जाती है किन्हीं दो कम्युनिटी ग्रुप के बीच में, तो सेक्शन 295 का ए यानी कि 295 का ए आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते सिचुएशन ये है कि कोई भी किसी के रिलीजियस जो है सेंटिमेंट उसको हर्ट नहीं करना है, ये सारी चीजों से आप लोग को दूर रहना है। कॉलोनियल टाइम पे ये रोल बनाए गए थे ताकि सिचुएशन को नॉर्मल रखा जा सके, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। बाकी अगर बात की जाए, देखिए अगर हम लोग हेट स्पीच के बारे में बात करते हैं तो हेट स्पीच अपनी जगह वो गलत चीजें हैं, पर लेकिन अगर इस तरीके से जो नॉर्मल चीजें चल रही हैं, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि गलत आरोप लगाकर किसी पर्टिकुलर इंसान को जेल में डाल दिया जाता है और बहुत लंबे समय तक जेल में पड़ा रहता है, तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सी होनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर देशद्रोह के चार्ज लगा दो। तो आज की डेट में यहां पर जो फ्री एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, अगर कोई यहां पर गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चल रहा है तो इसके चलते यहां पर ये पर्सनल लिबर्टी जो है पर्सन की वो ताक पर लग जा रही है। तो कितने हद तक सही है ये, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, क्योंकि चीजें इंप्रूव होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर कंडीशन सुधारनी है ग्राउंड लेवल पर, तो ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन की जो इफिकेसी टेस्ट देखने को मिला यहाँ पर, तो 80% यहाँ पर इसकी इफिकेसी देखने को मिली, यानी कि 80% ये फायदा पहुंचाएगी। जो भारत बायोटेक कोवैक्सीन है यहाँ पर ये फर्स्ट इंट्रीम एनालिसिस यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, यानी कि फेज 3 का अप्रूवल दे दिया गया था इनको, पर लेकिन साथ में ये भी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो डेटा जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल देने के बाद हमारी कंट्री में जो कंपनी है भारत बायोटेक, यहां पर इसकी जो दवाई है वो 80% एफिकेसी है। जो यहां पर बात की जा रही है फेजर बायोनेट इसकी 95% है, मोडेना इसकी 94% है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इसकी 82% है, और यहां पर जो बात की जा रही है स्पुतनिक 5, ठीक है, इसकी 91% है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। दवाई बनाने के प्रोसीजर के बारे में अगर बात करूं तो 6 फेज से नॉर्मली होकर गुजरता है। पहला होता है एक्सप्लोर करना चीजों को, तो एक्सप्लोरेटिव फेज इसको बोला गया। ट्रायल करना, क्लिनिकल प्री ट्रायल मतलब जानवरों पर करोगे आगे, इससे पहले सॉरी इंसानों पर करोगे पहले, इससे पहले आप लोग जानवरों पर कर लो, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले समझ लो कि जो करने जा रहे हो वो सही है या फिर गलत है। तीसरा होता है काफी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं क्लिनिकल डेवलपमेंट, यानी कि मिलकर काम करना, वो भी इस तरीके से ताकि अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। डेवलपमेंट कहीं का दवाई का, तो आज की डेट में 3 फेज में होता है। तीसरा फेज जो है यहाँ पर दवाई जो है पहले एक इंसान को दी जाती है, 2-4 को दी जाती है, और फिर काफी सारे लोगों को दी जाती है। चेक किया जाता है कि ये कैसा लेवल चल रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ में यहाँ पर रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल होता है, यानी कि रेगुलेट किया जाता है और रिव्यू किया जाता है कैसा प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा तो नहीं है कुछ और बनाना था कुछ और बन गया। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और क्वालिटी कंट्रोल की भी बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर देखिए मैन्युफैक्चर कर दिया, उसके बाद में क्वालिटी भी कंट्रोल करनी है। ऐसा तो है नहीं कि बना दिया कुछ भी, यहां पर उल्टी सीधी दवाई बनाकर रख दी, क्लिनिकल ट्रायल तो सही चल रही थी पर फालतू की दवाई बना दी बाद में, तो ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। तो वो चीजें भी यहां पर बेसिकली चेक की जाती है ताकि सही इंसान तक सही दवाई पहुंचे, क्योंकि दवाई को लेकर अगर किसी के मन में एक बार डाउट आना स्टार्ट हो गया कि यार बड़ी गंदी दवाई पिला रहे हैं, तो यार मारेंगे तो ऐसे मरेंगे, नहीं तो ये वैसे मार देंगे, तो फिर इंसान जो है वो दवाई नहीं लेगा। और अगर इंसान के मन में हेजिटेशन आ गई उस दवाई को लेकर, तो वो सबसे खतरनाक मुद्दा देखने को मिलेगा। तो उससे थोड़ी डिस्टेंस हम लोग को बनानी चाहिए। इसीलिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हो गए, प्रेसिडेंट जो हो गए, आज के ही न्यूज़पेपर में अरविंद केजरीवाल साहब भी दवाई लगवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं पब्लिकली आकर दवाई लगवा रहे हैं, वरना ये घर पर भी आसानी से दवाई लगा सकते थे। इससे फायदा ये होगा कि जनता जागरूक होगी, यार प्रेसिडेंट ने लगा ली, प्राइम मिनिस्टर ने लगा ली, चीफ मिनिस्टर ने लगा ली, तो हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम भी इसको लगवा लेते हैं दवाई को, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ओके। आइए अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो आप लोग को अटेम्प्ट करना था, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पर बेलरिक आइलैंड के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। पहला बोला जा रहा है कि एक आर्किपेलिगो है, आर्किपेलिगो होता है कई सारे जो आइलैंड है उसका ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली इसलिए बोला गया जो यहाँ पर बेलरिक जो आइलैंड्स ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ईस्टर्न जो स्पेन है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेलरिक जो आइलैंड है यहाँ पर ये ब्लैक सी के अंदर है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नेदर 1 नॉर 2। तो सही आंसर बताना है ए, बी, सी या फिर डी, ओके। तो आंसर बताइए, आप लोग इसको अटेम्प्ट किया कीजिए, उसके बाद में आंसर देखा कीजिए। तो आंसर जो सही हो गया यहाँ पर ये हो गया इसका ए, यानी कि ये स्पेन में तो है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन मेडिटेरेनियन सी में है, ना कि ब्लैक सी में, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका ए। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये है बेलरिक सी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया हो गया, ये बेलरिक आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर है यहाँ पर ये, ओके।
तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं मैम बेट क्वेश्चन अगर बात करें तो। अगर अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देखना चाहते हैं तो कहां पर होगा ये, तो यहां से आप लोग देखिएगा तो इस वाले एरिया में देखने को मिलेगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट थी न्यूज, पता होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। लेक्चर अगर पसंद आता है तो अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए और इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। और जो रिवीजन की वीडियो के बारे में आप लोगों से बात की है, अपना सजेशन जरूर देना। पीडीएफ सारी यहाँ पर मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर, और इसी के साथ में यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, टाइम जरूर बताना कि टाइम क्या चाहिए अगर आप लोग वो उसके बारे में बात करेंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद।